नमस्कार, शब्दकोश के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी। आज नेताओं के उस व्यवहार पे बात करने जा रहा हूँ जो अपने सामने किसी को कुछ नहीं मानते, संविधान की भावनाओं को तार तार करते हैं। भारतीय नागरिक की भावनाओं को तो वो कुछ समझते ही नहीं। और जब बात सनातन धर्म की हो तो ये लोग ऐसा लगता है जैसे विष की उल्टियां कर रहे हैं, जहर निकल रहा है इनके अंदर से। और शायद इसलिए भी है क्योंकि इनके अंदर दरअसल जहर ही होता है, क्योंकि कहते हैं जिसके अंदर जो होता है उसके मुंह से वही निकलता है। ऐसे नेता हैं जिनके मुंह से केवल जहर निकलता है, लेकिन जब उनका सामना भारतीय न्याय व्यवस्था से होता है तब इन्हें समझ में आता है कि दरअसल लोकतंत्र में इनकी हैसियत क्या है। मैं बात करूंगा उदयनिधि स्टालिन की। उदयनिधि तमिलनाडु की सरकार में मंत्री हैं और इनके पिता मुख्यमंत्री हैं। अब देखिए, पिता मुख्यमंत्री हो और बेटा शासन में मंत्री हो तो फिर ये बहुत सहज हो जाता है कि ऐसे लोगों को एक एक शब्द समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि आप प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं और आपकी ओर अनेक निगाहें, हजारों लाखों करोड़ों लोगों की निगाहें आपकी ओर टकटकी लगाए रहती हैं। शायद आपके भाव भंगिमाओं को भी वो अपने लिए प्रेरणा मानती हैं और इसके लिए तैयार रहती हैं ये निगाहें कि आप एक इशारा करें तो हम क्या कर दें, क्या ना करें। और जब ऐसे लोग विषपमन करने लगे तो फिर कई बार अनिष्ट होने की आशंकाएं प्रबल हो जाती हैं और अनिष्ट हो भी जाता है। सितंबर के महीने में ऐसा ही एक प्रयास तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि द्वारा किया गया। सितंबर का महीना था 2023, पिछला साल। इन्होंने सनातन धर्म को लेकर बड़ी गंदी टिप्पणी करी। असहनीय, किसी भी धर्म के बारे में नहीं करना चाहिए, वो कहा इन्होंने कहा डेंगू, मलेरिया, मच्छर, कोरोना, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनका हम विरोध करके इन्हें नाश नहीं कर सकते। दरअसल इन्हें समूल जड़ से उखाड़ना ही होगा, तभी इनका अंत होगा। सनातन धर्म भी कुछ ऐसा ही है। अब देखिए, यहाँ उदयनिधि जो है वो सनातन धर्म की तुलना कर रहा है डेंगू से, मलेरिया से, मच्छरों से, कोरोना से। और ये अपने बयान में ये शख्स कहता है कि सनातन धर्म का विरोध करने से कुछ नहीं होगा, इसे जड़ से उखाड़ के फेंकना होगा। ये एक जहर सनातन को लेकर, जो मूल भावना है इस भारत की, उसको लेकर जब उन्होंने ये जहर उगला तो जनता को सहन नहीं हुआ। भारत के 6 राज्यों में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। और जब ये हुआ तो जाहिर है इन्हें उसी वीरता के साथ इन मामलों का सामना करना चाहिए था जिस बहादुरी से इन्होंने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया, कोरोना, मच्छरों की तरह है, इसका विरोध नहीं करना है, इसको समूल जड़ से उखाड़ना है। लेकिन जब इन एफआईआर की, इन मुकदमों के सामने करने की बात आई तो इनकी पैरवी करने आए अभिषेक मनु सिंघवी। यहां एक बात बहुत अच्छी तरह हम देख लें, जब राम मंदिर के विरोध की बात आए अदालत में तो चुने हुए चेहरे रहते हैं और इनका संबंध अधिकतम उन राजनीतिक दलों से होता है जो अपने को सेकुलर कहती हैं। उनके हिसाब से सेकुलर मतलब पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, हम सबके और किसी के भी नहीं, निरपेक्षता का भाव, समान भाव। लेकिन हमने देखा है जब हिंदू विरोध की बात हो, जब राम के विरोध की बात हो, जब मंदिर के विरोध की बात हो, तो फिर कुछ चेहरे बस छटे हुए हैं पूरे भारत में। उनमें से एक चेहरा है अभिषेक मनु सिंघवी का। जाहिर है कांग्रेस के नेता हैं और अभी चुनाव हारे हैं ये राज्यसभा का हिमाचल में। ये आए हैं उदयनिधि की ओर से। इनको मुवक्किल ऐसे ही मिलते हैं हमेशा, या तो हिंदुत्व का विरोध करने वाले लोग उनके ये वकील होंगे, मंदिर का विरोध करने वाले, मतलब यही नहीं होंगे, ये ग्रुप है ये ऐसे वगैरह। कपिल सिब्बल हुए, ये तनखा साहब हैं, वो हुए, ऐसे हैं ये उनमें से एक।
अभिषेक मनु सिंघवी ये उदयनिधि की ओर से वकालत करने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये गए उदयनिधि की बात करने, तो वकील दरअसल एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, मुवक्किल का प्रतिनिधि होता है। तो जब ये वकील बन के गए तो अदालत ने इनको फटकार लगा दी। फटकार ये लगा दी कि उदयनिधि एक जाहिल गवार व्यक्ति का नाम नहीं है जो अनजाने में कुछ कह गया और माफी मांग ली। आप एक मंत्री पद पर मतलब एक प्रदेश के मंत्री के पद पर आप काबिज हैं, तो आपको तो एक एक शब्द समझ के बोलना चाहिए। आपको भान होना चाहिए इस चीज का कि आपकी जुबान से क्या निकल रहा है। तो आपने कुछ ही बोल दिया, और जब बोल दिया है तो सामना करो, स्पष्टीकरण दो। क्या तात्पर्य था, क्या मजबूरी थी, क्या परिस्थितियां थी जो ऐसा कहना पड़ गया। एक धर्म को आपने डेंगू, मलेरिया, मच्छर, कोरोना के दिया। अब जब ये अदालत के तेवर वकील साहब की समझ में आ गए, तो वकील साहब कहते हैं कि मैंने ये तो कहा ही नहीं कि उदयनिधि का बयान सही है और मैं उसका सपोर्ट कर रहा हूं उस बयान का। अब देखिए आप, एक वकील क्या साबित करने गया कोर्ट में। इधर उदयनिधि का वकील है और मामला क्या है कि उदयनिधि ने सनातन धर्म का अपमान किया। तो वकील ये साबित करेगा ना उदयनिधि का तो कि साहब उन्होंने अपमान किया ही नहीं। तो या तो वो ये साबित करेंगे कि सनातन धर्म है ही ऐसा इसलिए कहा, या फिर घुमा फिरा के आप कि साहब परिस्थिति ऐसी थी और ऐसा हो गया। उन परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए। वकील है, वकीलों में बहुत सारे आर्गुमेंट होते हैं। तो कुल मिला के आए तो इसीलिए हैं वो कि उनको उदयनिधि को सही साबित करना है। लेकिन वो क्या रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि उदयनिधि का बयान सही है। मैं तो ये कह रहा हूं कि उनके खिलाफ जो 6 राज्यों में FIR दर्ज हो गई हैं, उन्हें एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब है मुझे कहते हैं कि जाओ ना, 6 राज्यों में जाओ और सामना करो। मतलब आप जब 6 राज्य के लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं और चाहते क्या है अब आप कि हमें अब सामना ना करना पड़े, सामना करने के लिए आपने इकट्ठी करो हमारी, हम यहीं पे फेस करेंगे। खैर, संवैधानिक अधिकार के तहत बात की गई है तो ये उनका अधिकार है, वो कह सकती हैं। लेकिन समझ में आता है कि कहना अलग बात है और फेस करना अलग बात है। ये अभिषेक मनु सिंघवी के तर्कों से समझ में आता है। खैर, अब अभिषेक मनु सिंघवी दलील क्या दे रहे हैं, वो ये कहते हैं कि यदि मैं 6 हाई कोर्टों में जाऊंगा, क्योंकि मान लीजिए मध्य प्रदेश, उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में 6 FIR है, मान लीजिए उदाहरण के लिए, तो मुझे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और वहां निवेदन करना पड़ेगा कि ये सारी FIR एक जगह इकट्ठी की जाए। मान लीजिए कर्नाटक में 7 मुकदमे हैं, तो मैं कर्नाटक के हाई कोर्ट जाऊंगा, तो वहां मुझे 6 राज्यों के 6 हाई कोर्ट में जाके ये याचिकाएं लगानी पड़ेंगी और फिर उन सबको इकट्ठा कराना पड़ेगा और फिर वो इकट्ठी होकर यहाँ आएंगी। तो मैं तो साफ परेशान हो जाऊंगा। अरे लाखों रुपए फीस लेते हो, मंत्री तुम्हारा मुवक्किल है, जो मुंह में आए वो बोलता है, और फिर आप क्या कह रहे हो कोर्ट के सामने, साहब मैं प्रक्रिया में उलझ जाऊंगा साहब मैं। इसलिए ये साहब आप इस जगह कर दें। और एक प्रकार से तो ये हुआ कि अभियोजन शुरू नहीं हुआ और इसमें जो पक्ष है वो पहले से ही प्रताड़ित होने लगा। अच्छा, इन्होंने एक तर्क और दिया है। ये तर्क में जो नाम दिए हैं वो बड़े गौर करने लायक हैं और हिंदू धर्म के लोगों को विशेष कर ये ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले पहले भी हुए हैं, जब उनके खिलाफ कोई FIR हुई तो उन्हें मर्ज किया गया इस जगह पे। तो उदाहरण में क्या दिया उन्होंने, अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक भारत के पत्रकार, अमीश देवगन, आप भी नेशनल चैनल के एक जाने माने एंकर हैं, नुपुर शर्मा, भाजपा की नेत्री, जिन्हें कुछ ऐसा कहने के लिए उकसाया गया कि उन्हें कहना पड़ गया। हालांकि वो किसी ने ये नहीं कहा कि वो उन्होंने असत्य बोला था, बस ये है कि क्यों बोल दिया और उनका बहुत प्रबल विरोध हुआ था।
जिसके चलते एक व्यक्ति का तो सर कलम कर दिया गया था राजस्थान में। इनका उदाहरण दिया है इन्होंने, और एक नाम और जोड़ा है मोहम्मद जुबैर का। हालांकि मैं बहुत स्पष्ट रूप से उनकी भावनाओं को समझ सकता हूं। टारगेट उनका ये 3 नाम थे ऊपर, अर्णव गोस्वामी, अमीश देवगन और नुपुर शर्मा। ये मोहम्मद जुबैर का नाम तो उन्हें जबरन चिपकाया है ताकि कोई ये ना कह पाए कि आप एक पक्ष को टारगेट करके चलते हैं। आप वकील है ना, तो जब उन्होंने ये कहा तो ठीक है, नजीर तो काम करती है अदालत में अपनी, तो अदालत ने इनको अब अगली तारीख दे दी है, ताकि यानी विचार इनकी याचिका पे होने जा रहा है। लेकिन कहने का आशय सिर्फ ये है कि विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, क्या इन्हें सिर्फ यही दिखाई देता है कि हमारे क्षेत्र में सनातन धर्म का विरोध करने पर वोट बढ़ सकते हैं तो हम उसको डेंगू मलेरिया बोल दें? और जिन वकील महाशय ने को ये सब सनद मिली तो उन्होंने ये शपथ ली थी, क्या वो शपथ का पालन कर पाते? हालांकि ठीक है, लोकतंत्र में ये व्यवस्था है कि उन्हें अपने मुवक्किल का पक्ष लेना है तो वो ले रहे हैं, लेकिन अधिकांश एक से मामलों में जब आते हैं आप, तो फिर नियत पर सवाल उठना जायज है। और जो एक पैनल है, खासकर अपने को सेक्युलर कहने वाले राजनीतिक दलों के वकीलों की, मैंने ये अनुभव किया है। अयोध्या मंदिर मामले में खिलाफत की बात आई तो इन्हीं में से कुछ लोग वहां खिलाफत कर रहे थे। जब किसी हिंदुओं की भावनाओं के खिलाफ कोई केस होता है तब इन पैनल में से कोई ना कोई वकील सामने होता है। जब कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ कोई मामला हो, विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ कोई मामला हो, बजरंग दल के खिलाफ कोई मामला हो, हिंदू महासभा के खिलाफ कोई मामला हो, तो फिर ये जो 4 से 8-10 गिने हुए वकील हैं, इनमें से कोई एक होता है जो, और फिर कभी कभी तो ये उन लोगों की वकालत करते दिखाई देते हैं जिन पर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे होते हैं, जिन पर भारत में विध्वंस फैलाने के मुकदमे होते हैं, जिनको भारत को तोड़ने के मुकदमे होते हैं। इन कुछ वकीलों में से एक वकील कोई ना कोई उन केसों में, उन संगीन जुर्म के आरोपियों की वकालत करते दिखाई देते हैं। तो फिर दुख होता है। मैं फिर कहता हूं, लोकतंत्र में ये व्यवस्था है कि कोई ना कोई वकील तो लड़ेगा, लेकिन चुने हुए चेहरे हमेशा। इसका मतलब आपका अपना एक टेस्ट है, आपका अपना एक सोच है, आपकी एक विचारधारा है जो आपको वहां ले जाती है, जिसका एक कहना चाहिए ना स्वाभाविक सपोर्ट आपका दिमाग करता है। तो बस इस कार्यक्रम के माध्यम से यही बताना था कि हमें भीड़ में कुछ चेहरे पहचानने हैं और उनके लिए अब ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी है लोकतांत्रिक तरीके से, संगठन तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, कि इन्हें समझ में आ जाए कि इतने सालों से हम कर क्या रहे हैं। और यदि हम ये न समझा पाए तो फिर बिल्कुल अब भारत राष्ट्रवाद की विचारधारा, बल्कि मैं कहता हूं राष्ट्रीयता की विचारधारा से उत्पन्न होकर जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से हम विश्व की मुख्य अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, जिस तरह से हमारे गौरवशाली अतीत का अब प्रादुर्भाव दोबारा से हो रहा है, तो हम उसी प्रकार इन्हें भी समझा पाएंगे कि हाँ अब तुम्हें सुधर जाना चाहिए। बस इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आया कार्यक्रम को विराम दूंगा और आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि हमारे कंटेंट आपको लगता है राष्ट्रीयता के पक्ष में अपनी बात रखते हैं तो प्लीज इन्हें लाइक दें, इन्हें शेयर करें। शब्द घोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।